अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड। पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के बनने का दूसरा पार्ट यानी दूसरी वीडियो। पहली वीडियो में 1920 तक आप लोगों को समझ आ गई है कि एक्चुअली हुआ क्या था और हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरारें कैसे पैदा की गई थी। और उस पूरे हालात और कंडीशन में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, सावरकर, कशीफ बलिराम, नेहरू, गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इन सारे बड़े बड़े लीडरों का, और बादशाह खान, इन सारे बड़े बड़े लीडरों का रोल क्या था और उन्होंने अपने अवाम की इश्यूज और उनके राइट्स को कैसे डिफेंड किया है। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल लेता हूँ, ये वीडियो देख ले। बाकी एक्चुअली रीजन सब की आप समझ आ जाएगी 1857 से 1920 तक हालात कैसे रहे। 1920 में दंगे फसाद, मुस्लिम और हिंदुओं की लड़ाइयाँ, उसके बीच में कत्लो आरत, जो कि मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात और कंसेप्ट बनाए गए थे मुख्तलिफ किस्म के लीडर और लोगों की वजह से, जिसमें आरएसएस, सावरकर, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इन सब में से कुछ लोग ऐसे थे कि उनके ख्यालात और सोच और फिक्र एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लैश करती थी। इस वजह से उनमें दंगे फसाद, लड़ाइयाँ, कत्लो आरत, कभी हिंदू मर रहे कभी मुस्लिम बन रहे। ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाली पॉलिसी थी, उसके मुताबिक ये सारे काम, ये दंगे फसाद, कत्लो आरत हो रहे हैं। 1920 में कुछ स्पेसिफिक सोच और थिंकिंग लोगों में आ गई थी, लोगों में बन गई थी। लोग यही सोच रहे थे, अगर मुस्लिम कम्युनिटी है कहीं तो वो यही सोच रहे थे कि मुसलमान महफूज नहीं है और मुसलमानों पे हमले और अटैक हो रहे हैं। इस तरह अगर हिंदू कम्युनिटी थी तो वो यही सोच रहे थे कि हिंदू महफूज नहीं है और मुसलमान वो अटैक कर रहे हैं और वो हिंदुस्तान के सब कॉन्टिनेंट को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी कंडीशन, ये सारे हालात बनाने वाले कौन थे? वो थे ब्रिटिश अम्पायर। अब दोस्तों 1920 की हालात और सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती हैं जिसमें तीन जहनीत वाले लोग बन जाते हैं, जिसमें एक हिंदू नेशनलिस्ट, दूसरे इंडियन नेशनलिस्ट और तीसरे मुस्लिम नेशनलिस्ट। इंडियन नेशनलिज्म जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे और उनका यही सोच और फिक्र था कि हिंदू मुसलमान एक साथ रह सकते थे और मुल्क और वतन मजहब से ऊपर की चीज़ है। मजहब की डिवीजन, रिलीजियस राइट्स, ये वतन के बाद आते हैं, जिसमें महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंटिल 1920 तक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये लोग इंडियन नेशनलिस्ट थे। ये यही सोच रहे थे कि मुसलमान और हिंदू एक साथ रह सकते हैं। दूसरी तरफ हिंदू नेशनलिस्ट, जिसका नजरिया सावरकर ने पेश किया था, जो कि नाजिज्म से ज़्यादा मुतासर था। इसी दौरान अगर आप देखें 1920 से 1947 तो यूरोप में भी हलचल मची हुई है, जापान में भी हलचल मची हुई है, पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। अब एक तरफ अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी है तो इधर बरसगीर पाक व हिंद में पाकिस्तान और इंडिया बनने की तैयारी हो रही है और ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। तो सावरकर जर्मनी के प्रेसिडेंट डिक्टेटर हिटलर से मुतासर था। जिस तरह हिटलर यही कहता था कि जर्मनी में सिर्फ जर्मन फेवर आराइन लोग रहेंगे, इस तरह सावरकर यही कह रहा था कि इंडिया में, बरसगीर पाक व हिंद में सिर्फ हिंदू रहेंगे और हिंदू वो सिख को, क्रिश्चियन को, ये सारे हिंदू में जितने भी मसलक है, जिसमें सिख आते हैं, दूसरे जितने भी कैटेगरीज आते हैं, उन सारे हिंदुओं को वो एक ही नज़र से देखता था कि ये सारे हिंदू हैं। और वो यही सोच रखने वाला इंसान था कि हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ फेवर हिंदू लोग रहेंगे, बाकी क्रिश्चियन, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए कोई जगह नहीं। इसी दौरान अगर आप देख लें तो हिंदुओं का एक अलग जमात बन गई है जिसको सावरकर लीड कर रहा है, जिसमें फिर बाद में आरएसएस भी आता है, उसको ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस के कुछ रहनुमा भी चले जाते हैं। इसी दौरान मुस्लिम लीग का क़याम होता है 1906 में, और 1906 में अगर आप देखें इत्तेफाकन तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में है, जो कि मुस्लिम है, और इधर मुसलमान अपने लिए एक बाकायदा जमात बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरी साइड पर मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि मुसलमानों की जमात बन रही है, जिसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटीज़ लोग आते हैं, कैंडिडेट भी मुस्लिम, वोटर भी मुस्लिम।
تو یہ 3 جماعتیں بن گئی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا: ہندو نیشنلسٹ، مسلم نیشنلسٹ، انڈین نیشنلسٹ۔ انڈین نیشنلسٹ مسلمان اور ہندوؤں کو دونوں کو جوائن کرنا چاہتے تھے، وہ اسی پر یہ یقین رکھتے تھے کہ وطن، ملک یہ مذہب سے، ریلیجن سے بالا تر چیز ہے، اس کے بننے کے بعد ہم ریلیجیسلی رائٹس تقسیم کر سکتے ہیں، اور مسلم ہندو میں جو رائٹس، ریلیجیس رائٹس کی ڈویژن ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کے بیچ میں تھوڑی سی قائد اعظم کی زندگی پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ 1906 میں اگر ایک طرف مسلم لیگ بن رہا ہے تو اسی ٹائم قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس کے صدر دادا بھائی کے جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہے، اور اسی ٹائم کلکتہ کے میٹنگ پر قائد اعظم محمد علی جناح نے دادا بھائی کا تقریر بھی لکھا تھا، جو بعد میں کشال کرشنا نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا تھا۔ اسی ٹائم سروجنی نائیڈو کی ملاقات ہوتی ہے 30 سالہ خوبرو جوان قائد اعظم محمد علی جناح سے۔ یہ ایک شاعرہ اور دانشور خاتون تھی، اور اسی ٹائم نائیڈو نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ویرل پیٹریاٹ کا لقب دیا تھا، یعنی بہادر محب وطن، اور بعد میں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے کچھ یوں الفاظ بھی کہے تھے: قداور، بارود، متاثر کن، بہادر محب وطن، آزادی وطن کا قائل، بصیرت اور خوش لباس قائد اعظم محمد علی جناح۔ اور یہ وہی ٹائم تھا کہ جب مسلم لیگ نے سیپریٹ الیکٹرولیٹس کی ڈیمانڈ کی تھی انگریز امپائر سے، یعنی ماؤنٹ بیٹن سے، اور اسی ٹائم قائد اعظم محمد علی جناح نے سیپریٹ الیکٹرولیٹس یعنی علیحدہ الیکشن کی ڈیمانڈ کو اپوز کیا تھا، اس کی مخالفت کی تھی کہ اگر آل انڈیا کانگریس ہندو اور مسلمانوں کی متحدہ جماعت ہے تو پھر مسلمان الگ الیکشن، الگ ووٹر، الگ کینڈیڈیٹ کی ڈیمانڈ کیوں کرتا ہے۔ دوستو، 1913 تک قائد اعظم کانگریس میں رہا، اور انہوں نے گاندھی، نہرو، سردار پٹیل، مولانا ابوالکلام آزاد، باچا خان اور اس طرح کے بہت سارے بڑے لیڈروں کے ساتھ کام کیا، جس میں سے کچھ آزادی پاکستان کے وقت موجود تھے اور کچھ گزر گئے تھے دنیا سے۔ اس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے ان سب کی ذہنیت کو جانچا اور پڑھا، جس میں سردار پٹیل، نہرو، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ مسلمانوں کی اخلاقی حقوق، مذہبی حقوق کو پامال کرتے تھے اور اس کا خیال نہیں رکھتے تھے، البتہ ہندوؤں کو زیادہ وہ فیور دیتے تھے۔ اس وجہ سے 1913 میں مولانا رحمت علی نے قائد اعظم محمد علی جناح کو دعوت دی تھی آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہونے کی، اور اس کے سامنے فارم رکھا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ فارم اور اس میں ڈیٹیل سارے کچھ پڑھے۔ 10 اکتوبر 1913 میں ممبرشپ فارم پر دستخط کیا۔ یہاں سے قائد اعظم محمد علی کی جرنی سٹارٹ ہوتی ہے مسلم لیگ ایز اے ممبر اور بعد میں ایز اے پریزیڈنٹ۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انگریزوں نے اپنی چال کے مطابق آل انڈیا کانگریس کے اندر اپنے مہرے بنائے ہوئے تھے، جو کہ مسلمانوں کی حق تلفی کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلم لیڈر وہاں سے الگ ہونا شروع ہو گئے، اور انگریزوں کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی برقرار رہی، اور وہ اسی میں کامیاب ہونے جا رہے تھے۔ اس طرح آپ ہر سال قائد اعظم محمد علی جناح ہر سال اپنے ممبرشپ کا فارم فل کر کے مسٹر وزیر علی، جو کہ مسلم لیگ کا سیکریٹری جنرل تھا، اس کو اپنا فارم بھیج دیتے، اور یہی بات بھی لکھ کر بھیج دیتے کہ اگر میں مسلم لیگ کا ممبر چھونا جاؤں تو میں اپنے صلاحیت اور اپنے عقیدے کے مطابق سارے قوانین اور اصول کا خیال رکھ کر مسلم لیگ کے ساتھ وفادار رہوں۔ آپ اپنے دستخط ایم اے جناح تحریر کرتے تھے اور مالا بار ہل ممبئی کا پتہ دیا کرتے، اور کچھ مہینوں بعد آپ مسلم لیگ کے صدر منتخب ہو جاتے ہیں۔ آپ سے یہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ آپ لائف ٹائم تاحیات مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ بن جائے۔ تاحیات صدارت کا آفر آپ نے ریجیکٹ کیا تھا، اور آپ نے اس کی مخالفت کی تھی کہ میں ایسے عہدے پر کبھی فائز نہیں ہونا چاہتا جہاں پر مجھ تک عوام نہ پہنچے اور میں کسی سوال کا جواب نہیں دے پاؤں۔ یہی وہ وقت تھا کہ آل انڈیا کانگریس کو ایک جھٹکا لگ جاتا ہے ہندو اور مسلم اتحاد کی جماعت کو، کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرتا ہے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ریمارکیبل، قابل، ذہین، خوشنما، خوش لباس انسان تھے، اور ان کی تقاریر، سپیچز، الفاظوں میں ایک ایسا
असर था कि वो लोगों को अपनी तरफ खींच लाते। और यही टाइम था कि जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 से लेकर 1933, जो कि शमूलियत का एक ज़माना कहा जाता है, इस ज़माने में जितने लोगों ने, जितने मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में सुना है कि उसने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की है, तो लोग जोक दर जोक मुस्लिम लीग की तरफ आ रहे थे। दोस्तों, अगर स्टोरी कायदे आज़म की लाइफ और उनकी कहानी के बारे में बात करेंगे तो टॉपिक बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएगा, इसलिए अपनी कहानी की तरफ आते हैं। एक यही जुमात था मुस्लिम लीग, और दूसरा हिंदू नेशनलिस्ट, और तीसरा इंडियन नेशनलिस्ट। अब मुस्लिम लीग भी एक पावरफुल जुमात बन गया है कायदे आज़म की शमूलियत के साथ। दूसरी तरफ इंडियन नेशनलिस्ट, जिसमें आरएसएस, कशीप बलिराम, सावरकर और भी बहुत ज़्यादा लोग शामिल थे। दूसरी तरफ इंडियन कांग्रेस, जिसमें सरदार पटेल, नेहरू, बाचा खान, महात्मा गांधी शामिल थे। अब दोस्तों, जब ये तीन जमातें बन जाती हैं तो एक नई रिवोल्यूशनरी तीवरी बन जाती है, जिसमें जो लोग मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद के हक में थे और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद रखना चाहते थे, वो सारे लोग कांग्रेस में चले जाते हैं। वो गांधी, बाचा खान, सरदार पटेल और नेहरू को ज्वाइन कर देते हैं, जिसमें कुछ मुसलमान भी है और हिंदू भी है। जो लोग सिर्फ हिंदुइज्म कि हिंदू इस सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ हिंदू लोग रहेंगे, बाकी इधर क्रिश्चियन मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए कोई जगह नहीं है, वो लोग सावरकर और आरएसएस इन जमातों का रुख करते हैं। और मुस्लिम कम्युनिटीज जो यही सोचते थे कि मुसलमानों का अलग वतन होना चाहिए, जिसमें मुसलमान रह सके, जिसमें मुसलमान अपनी मजहब, अपने इस्लाम, अपने रहन सहन और अपने कल्चर और सकाफत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, वो लोग मुस्लिम लीग की तरफ आते हैं। इस तरह कांग्रेस अपने जिद्दोजहद में मसरूफ़ होता है, सावरकर, आरएसएस, वो लोग अपने जिद्दोजहद में मसरूफ़ होते हैं, और मुस्लिम लीग अपने जिद्दोजहद में मसरूफ़ हो जाते हैं। कांग्रेस में ये कानून बन जाता है, गांधी, बाचा खान, सरदार पटेल, नेहरू, ये लोग ये कानून बनाते हैं कि जो लोग, जिनका ताल्लुक हिंदू नेशनलिज्म से है या मुस्लिम नेशनलिज्म से है, इन दोनों जमातों के मेंबर या कोई कारकुन कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकता था। और दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन बेसिकली इन तीन आइडियालॉजी की स्ट्रगल की कहानी है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और इंडिया बन जाते हैं। 1933 में रहमत अली मुसलमानों के लिए एक अलग अलहदा वतन का डिमांड करता है, और उसी टाइम एक पम्पलेट लॉन्च किया जाता है जिसपे लिखा जाता है कि नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर। ये जुमला लिखा हुआ था उसी पम्पलेट पर। उन्होंने कहा कि पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, अफगान यानी आज के पाकिस्तान के नादरन एरियाज, जिसमें कबायली इलाका जा यानी KPK, NWFE जिसका नाम दिया गया था उस टाइम, ये इलाके मुसलमानों का एक अलग वतन बनना चाहिए जो कि आज़ाद और खुद मुख्तार वतन रहे। और जिस तरह सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी पेश किया था, तो 1937 में हिंदू मुहासबा जमात जो है, जिसका लीडर सावरकर है, उन्होंने उसी नज़रिए को, उसी थ्योरी को गेन कर दिया। ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ये पहले से सर सैयद अहमद खान ने पेश किया था कि इंडिया में दो कौम रहते हैं जिनका रहन सहन, सारी चीज़ें, इबादत, तौर तरीके अलग है एक दूसरे से, और ये एक ही साथ एक ही मुल्क में नहीं रह सकते थे। यही नज़रिया सावरकर ने हिंदू आइडियोलॉजी हिंदुत्व में पेश किया, जिसका यकीन था कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहेंगे और हिंदू कौम को एक ऐसा मुल्क चाहिए जिधर सिर्फ फेवर हिंदू रहेंगे, बाकी क्रिश्चियन कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उसमें कोई जगह नहीं है। अगर मुस्लिम कम्युनिटीज़, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ उसी मुल्क को ज्वाइन करना भी चाहते हैं, उसी मुल्क में आना भी चाहते हैं, तो वो या तो हिंदुत्व को फॉलो करेंगे या हिंदुइज्म को एज अ रिलीजन एक्सेप्ट करेंगे। बहुत सारे लोग सावरकर के बारे में कहते हैं कि वो दो कौम या दो ममालिक बनाने की तजवीज़ नहीं पेश कर रहे थे, या हिंदुओं के लिए अलग मुल्क डिमांड नहीं कर रहे थे,
तो अगर ऐसा था तो फिर उसने हिंदुइज्म, हिंदू नेशनलिज्म पर यकीन क्यों रखा, और फिर उसने क्यों अपने नज़रिए और थ्योरी में ये पेश किया कि हिंदू के लिए एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जिधर सिर्फ फेवर हिंदू लोग रहेंगे, बाकी मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं होगी। ये सवालात किए जाते हैं जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला कि अगर वो इस देश को तकसीम, इस मुल्क को तकसीम नहीं करना चाहते थे तो हिंदुओं के लिए एक ऐसा स्टेट क्यों चाहते थे, या एक ऐसा स्टेट क्यों चाहते थे जहां मुसलमानों को नीचे तबके में दिखा सके, निचले तबके में दिख, या ऐसा मुल्क क्यों चाहते थे जिसके अंदर दो स्टेट हो और दोनों स्टेटों में अलग अलग कवानीन हो, हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, जिसका जवाब आज तक सावरकर के फैन फॉलोअर के पास नहीं है। अब दोस्तों 1939 में अगर आप देखें तो ब्रिटिश एम्पायर जर्मनी के खिलाफ जंग डिक्लेयर करता है और वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत होती है। और वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945 तक चलती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ममालिक तबाह हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ममालिक बन भी जाते हैं। ब्रिटिश एम्पायर जब जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग करता है तो बरसगीर और पाक व हिंद का, यानी सब कॉन्टिनेंट का मसला हल करने में वो जल्दी कर रहे थे कि इस मसले को साइड पर करें, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर हमारे खिलाफ लोग उठ खड़े हो जाए और वो हमारे खिलाफ ऐलान जंग करते, जिसके साथ लड़ने की हमारे पास ताकत नहीं होगी, और हम वहां से भी अपने रूस और अंपायर को बैठेंगे, और यहाँ से जर्मनी अंपायर यानी हिटलर हमारे ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा है, जिसने ऑलरेडी फ्रांस, साइबेरिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, नॉर्वे और सोवियत यूनियन का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया है, और हिटलर बाकी यूरोप को इनवाइट करने की कोशिश कर रहा है और प्लान कर रहा है। और इसी टाइम ब्रिटिश एम्पायर इंडियन जितने भी पार्टीज होते हैं, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होती है, उससे डिमांड करता है कि आप हमारे साथ वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दें। इसी चीज को कांग्रेस ऑब्जेक्ट करता है, अपोज करता है, वो इनकार करते हैं, लेकिन आगे वो एक शर्त रखते हैं। लेनलेत गो के सामने एक डिमांड रखता है इंडियन कांग्रेस कि अगर आप सेंट्रल इंडिया में गवर्नमेंट बनने दे इंडिया को, यानी हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद होकर इलेक्शन भी करवा सके और ये मुल्क मुत्तहिद रहे, तब हम जाकर जर्मनी के अगेंस्ट फाइट में हिस्सा ले सकते हैं आपके साथ। लेकिन लेनिन गो इस डिमांड को रिजेक्ट करता है। उसी टाइम सावरकर चला जाता है लेनिन गो के पास, जो कि हिंदुइज्म पर यकीन रखने वाला इंसान था। वो अपने शराइत भी रखते हैं और यही बताता है कि हम आपके साथ जर्मनी में फाइट करने के लिए तैयार है, और वो वक्त वो सारी कहानियां भूल जाने को तैयार है जो कि हमारे और आपके बीच में दुश्मनी थी। और अब हिंदू और ग्रेट ब्रिटेन एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हैं, और वो ये डिमांड भी रखता है कि हिंदू को ऑल इंडिया कांग्रेस यानी एक ही मुत्तहिदा मुल्क रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अंदर दो स्टेट बनाओ, जिसमें एक मुस्लिम कम्युनिटी, दूसरा हिंदू कम्युनिटी, मुसलमानों के लिए अलग कानून और हिंदुओं के लिए अलग कानून, ऊपर से एक ही स्टेट दोनों को रूल करेगा, जो कि हिंदुओं के हाथ में आएगा, मुसलमानों के भी और हिंदुओं के भी। तो फिर आरएसएस, सावरकर यानी हिंदू मुहासबा पार्टीज की जो मर्जी कर ले, उसी के मुताबिक मुसलमानों ने और हिंदुओं ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग करारदाद लाहौर पेश करती है, जिसको एज ए रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान एडॉप्ट किया जाता है, और उसमें मुसलमानों के लिए अलहदा वतन जिसका नाम पाकिस्तान होगा का डिमांड और सारे शराइत और जवाबित पे बात की जाती है, जिसमें अल्लामा इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना रहमत अली और बाकी बड़े बड़े नाम हैं मुस्लिम लीग के जिन्होंने शमूलियत की थी। अब दोस्तों 1940 और 1941 का ज़माना ऐसा होता है कि सावरकर इंडियन ब्रिटिश आर्मी के साथ अलायंस बना के अपने हिंदू जितने भी होते हैं नौजवान, उसको ब्रिटिश आर्मी के साथ जापान के खिलाफ लड़ने पे राजी करते हैं। इस तरह कांग्रेस पार्टी में जितने भी नौजवान हिंदू और मुस्लिम होते हैं, उसको कांग्रेस पार्टी को जापान के साथ मिलते हैं। उसी टाइम जापान भी वर्ल्ड वॉर टू में इन्वॉल्व होता है, उसकी आर्मी के साथ मिलते हैं और सावरकर के जितने भी ब्रिटिश आर्मी और उनके बंदे होते हैं उस पर अटैक करने का सोचते हैं। उसी टाइम अगर आप सोच लें तो कांग्रेस, सावरकर, इसके बीच में भी लड़ाइयाँ होती रही, जिसमें बहुत ज़्यादा हिंदू भी मारे गए थे, मुस्लिम भी मारे गए थे, और इंडिया का रोल भी कुछ इस तरह हो जाता है इसी टाइम के वो वर्ल्ड वॉर टू में इंटरफेयर कर रहा है। ज़्यादा नहीं, लेकिन बाहर बाहर से यही लगना है कि इंडिया भी इंटरफेयर कर रहा है। उसी टाइम
विंस्टन चर्चिल होता है यूके का प्राइम मिनिस्टर, और उसी टाइम वो यही सोचता है कि अगर हिंदुओं को अलग स्टेट दिया जाए, मुसलमानों को अलग स्टेट दिया जाए और उसमें ब्रिटिश अपना रोल प्ले करे में, तो ये दोनों यूके के ब्रिटिश के एक वफादार साथी बन सकते हैं जो फ्यूचर में हमारे काम आए। चर्चिल यूनाइटेड इंडिया से इंतहा की हद तक नफरत करता है। अब दोस्तों, पाक और हिंद में यानी सब कॉन्टिनेंट में इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, और 1945 में उधर दूसरी जंग अज़ीम के ख़त्म होने के बाद विंस्टन चर्चिल को रिप्लेस किया जाता है इलेक्शन के बाद क्लेमेंट एटली के साथ, यानी क्लेमेंट एटली यूके का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अब 1946 की इलेक्शन में मुस्लिम लीग की सीटें पहुंच जाती हैं 425 तक, और सावरकर जो कि हिंदू नेशनलिस्ट है, उनकी एक ही सीट होती है, और 425 सीट के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मिनिस्ट्रीज बनाते हैं सिंध और बंगाल में। उसी टाइम जब क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो लिंलिथगो को रिप्लेस किया जाता है वेवल के साथ। वेवल वाइस राय बन जाता है, और क्लेमेंट एटली उसको तलकीन करता है कि कोशिश करना पार्टीशन को अवॉइड करना। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम था जिसको हम केबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। केबिनेट मिशन इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन में सब कॉन्टिनेंट में सबसे स्टूपिड और बेकार एक तजवीज़ होती है। ये पेशकश प्रपोज करता है कि इंडिया को ग्रुप ए, बी और ग्रुप सी में डिवाइड करें और तीनों स्टेट की एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाए। इस कैबिनेट मिशन का मकसद ये था कि मुस्लिम लीग को भी एक ग्रुप में रखा जाए, इसके अलग रीजन और एरियाज होंगे, अपने मिनिस्ट्रीज होंगे। इस तरह हिंदू नेशनलिस्ट के अपने सीट्स और अपने मिनिस्ट्रीज होंगे। इस तरह ऑल इंडिया कांग्रेस, जिसमें हिंदू और मुस्लिम वो लोग थे जो पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन के मुखालिफ थे, उन लोगों की अलग मिनिस्ट्रीज होंगी। एक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो तीनों के ऊपर रूल करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की रोल क्या होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर, फॉरेन पॉलिसी पे काम करेंगे। फॉरेन ट्रेड, करेंसी ट्रेड, टैक्सेशन यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो हर ग्रुप का अलग अलग होगा। ग्रुप ए, बी, सी, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये बहुत बेकार और स्टूपिड किस्म का एक प्लान, जिसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है, दिया गया था। अब आप खुद सोचें, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या एक्ट होगी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हिस्सा नहीं ले सकती, जो पावर्टी को कम करने में, अनएम्प्लॉयमेंट में कम, एजुकेशन पर, हेल्थ मिनिस्ट्री पर कोई काम नहीं करेगी, तो वो कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ केयर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन पॉलिसी, इंटीरियर मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, जुडिशरी सिस्टम, इन सब में उनका इन्वॉल्वमेंट और एक रोल होता। अब जब ये प्लान पेश किया जाता है मुस्लिम लीग के सामने, ऑल इंडिया कांग्रेस और हिंदुत्व यानी हिंदू मुहासपा के सामने, सावरकर के सामने, इन लीडरों के सामने जब ये बात पेश की जाती है, कैबिनेट मिशन पेश किया जाता है, तो सबके पास दो ऑप्शन होता है, या तो वन पार्टीशन या एक से ज्यादा पार्टीशन। मुस्लिम लीग के पास भी ऑप्शन है कि एक से ज्यादा पार्टीशन की बात करें, जिसमें 3 ग्रुप्स हो, जिसमें क्लैशेस बाद में बहुत सारे बन सकते, या एक ही पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान। इस तरह कांग्रेस के सरदार पटेल यही बात करते हैं कि या एक पार्टीशन या बहुत ज्यादा पार्टीशन, जिसमें आप किसी भी ग्रुप में जा सकते हैं, ग्रुप ए, बी, सी, और सेंट्रल गवर्नमेंट आप पे रूल करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कायदे आजम मोहम्मद अली जना, अल्लामा इकबाल, रहमत अली, इससे पहले जितने भी लोग थे मुस्लिम लीडर मुस्लिम लीग के, इस तरह कांग्रेस लीडर, कांग्रेस में आरएसएस और सावरकर भी बाद में आ जाते हैं। ये लोग एक ही पार्टीशन की तरफ रुजू करते हैं, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बनने के वक्त आ पहुंचता है। अब साल 1946 15 अगस्त को हर स्टेट में बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो जाते हैं, कत्लो गारत होती है, मुसलमान और हिंदुओं के बीच में क्लेशेस होता है, आरएसएस लगा हुआ है, हिंदुत्व लगा हुआ है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, मजालिम डाले जा रहे हैं। इस तरह मुस्लिम और हिंदू क्लैशेस को हवा मिलती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं, और टाइम की कमी थी। और इस 3 पार्टीशन रोल को सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ए, बी, सी को सारे पार्टीज रिजेक्ट करते हैं
اور آخر کار 1947 3 جون 1947 کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا پلان ایکسیپٹ کرتا ہے آن دا بیسس آف ٹو نیشن تھیوری. پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے ماؤنٹ بیٹن کو ٹائم دیا گیا تھا 1948 تک، لیکن 1948 تک صبر کرنا مشکل تھا ٹائم کی وجہ سے، اور کچھ ریزن ایسے تھے کہ برٹش آرمی پریپیئر نہیں تھی، کیونکہ ورلڈ وار 2 گزر چکا ہے. دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ختم ہو گئی ہے جس میں جاپان پوری طرح تباہ ہو گیا ہے، جرمنی پوری طرح تباہ ہو گئے، اور بہت سارے برٹش آرمی، سوویت یونین کے آرمی، جاپان کے آرمی، جرمنی کے آرمی اور بہت سارے ممالک کے آرمیز مر گئے ہیں، اور بہت زیادہ نقصانات ہوئے. اس ریزن کی وجہ سے وہ لوگ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں برٹش، اور 1947 میں 3 جون کے پلان پر عمل کیا جاتا ہے، اور آخر کار 14 اگست 1947 کو اعلان کیا جاتا ہے. بارڈر ڈرا کیے جاتے ہیں بٹوین پاکستان اینڈ ہندوستان، انڈیا اور پاکستان بن جاتے ہیں. دوستو، بہت سارے لوگوں کے لیے یہ خوشی کا باعث خبر تھا، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے ایک بھیانک بٹوارا تھا، کیونکہ 6 ملین مسلمانوں کی جانوں کو نقصان پہنچا ہے. 6 ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، چھت نہیں ہے، جنہوں نے راستوں میں سے گزرتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کو کھویا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے. کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے، کسی کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے بچے مر گئے. اس کے ذمہ دار رسپانسبل کون ہیں؟ وہ لیڈر جنہوں نے ہندوؤں کو بھڑکایا کہ آپ کی تحفظ کو خطرہ ہے، وہ لیڈر جنہوں نے مسلمانوں کو بھڑکایا کہ آپ کی تحفظ کو خطرہ ہے. اور وجہ کیا تھی؟ برٹش کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی. اس کی وجہ سے بے تحاشا نقصان ہوتا ہے ہندوؤں کا بھی اور مسلمانوں کا. فائدہ کس کو ہوا ہے؟ جتنے بھی ہندوستانی اقوام ہے اور عوام ہے، وہ لوگ جب ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ کو پڑھتے، ذہنوں میں یہ سوچ آ جاتی ہے کہ کاش یہ تقسیم نہیں ہوتی اور آج ایک متحد اور بڑا ملک مسلمانوں اور ہندوؤں کا ہوتا، تو یہ شاید دنیا پہ اپنا رعب اثر جما سکتے ہیں. لیکن جو دنگے فساد ہوئے، بیچ میں جھگڑے ہوئے، مسلمانوں کی قتل و غارت ہوئی، پھر اس کا لاسٹ آپشن یہ تقسیم بہتر حل تھا. تقسیم کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ برٹش امپائر کو. ان کو 1-2 وفادار ساتھی اور دوست مل گئے تھے جو کسی بھی ٹائم ان کی آواز پر لبیک کہتے تھے. انہوں نے ایشیا میں اپنے لیے بڑے دوست بنائے ہیں جو کسی بھی ملک کے خلاف ان لوگوں کو استعمال کر سکتے. جو لوگ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے مخالفت کرتے تھے، بعد میں اس کو غدار بھی مانا جاتا ہے، جس میں پشتونوں کا لیڈر خان عبد الغفار خان کا نام آتا ہے پٹھانوں پر، کہ پشتونوں کے لیڈر خان عبد الغفار خان نے غداری کی تھی پاکستان بنانے کے ساتھ. لیکن یہ سراسر ایک پروپیگنڈا ہے. خان عبد الغفار خان غدار نہیں تھے. خان عبد الغفار خان صرف اس چیز کے قائل تھے کہ ہندوستان اور پاکستان ایک ساتھ متحد ہو کر رہیں گے، مسلمان اور ہندو متحد ہو کر رہیں گے. یہاں سے اگر کوئی جائے گا تو وہ صرف انگریز ہوں گے. ان لوگوں سے ہم کو آزادی لینی چاہیے. باقی ہمارے بیچ میں، مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں ایسا کوئی بھی کلیش نہیں ہے، ایسی کوئی بھی لڑائی نہیں ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے الگ ہو کر زندگی گزاریں گے. اور یہ ساری کہانیاں، یہ سارے ڈرامے، باتیں، جتنے بھی جھگڑے بنائے گئے تھے، یہ صرف اور صرف برٹش امپائر کی ایک چال تھی جو اس میں کامیاب ہو گئے تھے. انہوں نے ہم کو تقسیم کیا. They divide us and maintain their divide and rule policy forever. Thank you so much. اپنے دوست شہزاد حسین کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.